हेलो एंड वेलकम टू हिम्मत फिजियोथेरेपी। आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। हमारे पास में जो पेशेंट आ रहे हैं या आएंगे, कैसे उसको असेसमेंट करोगे और क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। फ्रोजन शोल्डर में जिस तरह से पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है, हमारे पास में पेशेंट आया, पेशेंट बोलता है शोल्डर पेन है, नेक पेन है, बाजू में पेन है, तो इसमें डायग्नोसिस करनी होती बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जैक्टली पेन कहाँ की है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है कि फ्रोजन होने के कारण से शोल्डर की मूवमेंट बंद हो जाती है और स्पेशली इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, और आपकी नेक के तरफ में हाथ पेशेंट का नहीं जाता। इसका मतलब है फ्लैक्शन और अबडक्शन भी रुक जाती है। स्पेशली इसमें आप पेशेंट को असेस करोगे कि शोल्डर के किस लेवल पर स्टिफनेस है, मस्कुलर लेवल पर है, कैप्सूल के लेवल पर है, या फिर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक कि किसी को फ्रैक्चर है, पुरानी डायबिटीज़ है, क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, थायराइड का पेशेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेना कि कितने दिनों से है, किस कारण से हुई है, क्या आपने कोई डायग्नोसिस करवाई है कि नहीं करवाई है। अगर पेशेंट ने नहीं डायग्नोसिस करवाई है, लाइक उसके पास में कोई एक्सरे है या नहीं है, क्योंकि एक्सरे में पता चल जाएगा आपको पिक्चर कि शोल्डर के अंदर में इसकी एनाटॉमी कैसी है। अगर शोल्डर की एनाटॉमी बिल्कुल सही है, मीन्स कि उसका कोई फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंटस इंजरी नहीं है, तो आप फ्रोजन शोल्डर को बेहतर ढंग से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है फ्रोजन शोल्डर में, कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे शोल्डर में पेन है, डायग्नोसिस किया गया है कि फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन साथ साथ में उसकी कैप्सुलर टीयर है, कैप्सूल का टीयर है, उसकी कोई लिगामेंटस इंजरी है, उसकी कोई मस्कुलर स्प्रेन या स्ट्रेन है, लेकिन आप ट्रीटमेंट तो दे रहे हो फ्रोजन शोल्डर का, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हमें किस लेवल की ट्रीटमेंट देनी है। एग्जैक्टली हमें फ्रोजन शोल्डर का देना है। बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो फ्रोजन शोल्डर को बढ़ा देते हैं, उसमें से स्प्रेन, स्ट्रेन ये पहला फैक्टर है। बहुत एक्सेसिव पेन होना, डायबिटिक होना, शोल्डर में इंजरी का होना, लाइक कि कोई लोकल इंजरी हो गई, कहीं किसी को आते जाते चोट लग गई और वो चोट अगले 5 दिन या हफ्ते में नहीं ठीक हुआ, तभी फ्रोजन शोल्डर हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाती है, पेशेंट पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता। अभी हम देखेंगे अपने इस केस में कि किस किस मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन के बाद फ्रोजन शोल्डर। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर को हम पेरियाथराइटिस भी बोलते हैं, स्टिफ शोल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नोमेनक्लेचर है, अलग अलग तरह से इसको हम जानते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है ना, ये डायग्नोसिस करने के बाद ही देनी चाहिए। जब तक डायग्नोसिस ना हो ट्रीटमेंट ना दें। प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाए जरूर। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से क्या है ना कि सिर्फ सिम्टम्स, पेन में कमी आ सकती है, आरओएम उसका इंप्रूव नहीं होगा, उसका रेंज इंप्रूव नहीं होगा, तो जब भी कोई काम करना चाहेगा तो गलत करेगा। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्या किसी को फ्रोजन शोल्डर होती है ना, वो हर दूसरे आदमी को बताता है, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दें साफ साफ कि आपने सिर्फ बताना है, करके नहीं दिखाना। क्योंकि वो पेशेंट अगर पूरे दिन में 10 लोगों से मिलता है और 10 लोगों से उसने 10-10 बार बाजू को हिलाकर दिखाया उसने, तो वो इंजरी हो जाती है, इंजरी उसकी बढ़ जाती है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए कि आप ठीक भी कर रहे हैं, वो 10 लोगों को बता करके अपनी इंजरी को बढ़ा दे रहा है। तो इस चीज़ को इंस्ट्रक्शन खास दें। बैठ जाए मैम 5 मिनट। पेशेंट आया हमारे पास में, सबसे पहले हिस्ट्री ले लो, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री कि क्या क्या हुआ था, किस कारण से है, कितने दिनों से है, आपकी उम्र कितनी है, पूरा डाटा मेंटेन कर लो। फैमिली हिस्ट्री कैसी है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि क्या वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो चांसेस ये होते हैं कि जो प्री डायबिटिक भी होते हैं ना, उनमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायबिटिक में तो फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉमन है, मतलब होती हो जाती है। थोड़ा सा उस पास से सो जाएगा, उसको हो जाएगा। मैं अभी ट्रीटमेंट में आऊँगा कि पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि आप जिस साइड में आपका पेन है, इस साइड में ना सोएं वजन देकर। असेसमेंट कर लिया हमने। असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन चेक करना और इंटरनल रोटेशन चेक करना। प्लस पेशेंट को बोलो कि अपने कमर के पीछे बैक पे हाथ ले जाओ, ये शोल्डर का इंटरनल रोटेशन है। इसका मतलब है जब हम इंटरनल रोटेशन करते हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन के मसल्स को लूज होना पड़ता है, लेंथ में आना पड़ता है। जब हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन के मसल्स काम कर रहे हैं, तो इंटरनल रोटेशन के मसल्स को लूज होना पड़ता है, उसको रिलैक्स होना पड़ता है। प्रॉब्लम यहीं पर होती है और इसी को फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट देनी है कि एक्सटर्नल रोटेशन में दिक्कत है तो आप इंटरनल रोटेशन के मसल्स को
जो शोल्डर के इंटरनल रोटेशन मसल है उसको लूज करें, उसको स्ट्रेच करें। प्लस अगर इंटरनल रोटेशन में तकलीफ आ रही है तो आप एक्सटर्नल रोटेशन के मसल्स को रिलीज करें। रोबॉइड्स माइनर मेजर, टेरिस माइनर मेजर, इसको जरूर ध्यान में रखें। असेसमेंट करते समय भी ध्यान में रखें कि इसकी मूवमेंट कितनी है, शोल्डर श्रगिंग कितनी है, प्रोटेक्शन कितनी है, रिट्रैक्शन कितनी है और सर्कमडक्शन कितनी है। शोल्डर की ये मूवमेंट बहुत जरूरी है जो एसोसिएटेड होता है आपके स्कैपुलर मूवमेंट के साथ में। तो ये सारे असेसमेंट कर लिया। स्वेलिंग चेक कर लो, रेडनेस चेक कर लो, लोकल कोई अगर इंजरी है, लोकल कोई पॉइंट है वो भी चेक कर लो और मेंशन करो साफ कार्ड में साफ साफ कि ये इंजरी है। साथ साथ में एक एक्सरे करवाओ, अगर उसने एक्सरे नहीं किया है तो फिजियोथेरेपिस्ट कैन डू इट। आप उसको शोल्डर का, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, जिस भी शोल्डर का है उसमें एपीलेटरल व्यू उसको मेंशन करो और उसको बोलो कि अगले दिन लेकर के आओ इसे। बिल्कुल इसको ऑर्थोपेडिशियन पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पेशेंट आया है, आप इसको डायग्नोसिस कर दो पेशेंट को और समझा भी दो कि आपको यही तकलीफ है। अगर उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आगे उसको न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन के पास में आप रेफर कर दें और बोलें कि भाई उनको दिखा करके फिर मेरे पास में आना। कॉमनली आपके पास में से जाएगा पेशेंट तो वापस नहीं आएगा, इसकी श्योरिटी है। लेकिन अगर आपने उसको इंसिस्ट कर दिया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है और इसी लेवल पर आप ठीक हो जाओगे, तो कोई नहीं चाहता कि उसको सर्जरी करवाया जाए या एमआरआई स्कैन करवाने की जरूरत पड़े या फिर उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेना पड़े। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, इसका हाई डोज में पेन किलर या फिर स्टेरॉइडल इंजेक्शन यही देते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा में वो फिजियोथेरेपी तो करवाएंगे नहीं, घर में जाकर के एक्सरसाइज करवाएंगे नहीं, क्लिनिक में रोज उन्होंने बुलाना है नहीं, उन्होंने 10 दिन में या 5 दिन में एक बार बुलाना है, उसमें ही उन्होंने सारा कुछ डायग्नोसिस बाकी चीज़ें करनी है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, उनका जॉब ये है कि पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि आपको क्या जरूरत है और किस लेवल की आपको ट्रीटमेंट चाहिए। असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट करने के बाद पेशेंट की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन कर दो, वहीं पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ट्रीटमेंट में ग्लाइड बहुत ज़रूरी होती हैं, मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जैसे मैक्लेम टेक्निक्स है, वाइब्रेशन वाली टेक्निक्स। अगर पेनफुल कंडीशन नहीं है तो फ्रोजन शोल्डर में कभी कभार बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट को टच करने से भी पेन होती है, तो आप उसको रिलैक्सेशन वाली सारी एक्सरसाइजेज दोगे। हीट थेरेपी, टेंस, अल्ट्रासोनिक के साथ में, ऑइंटमेंट के साथ में उसको एमएफआर कर दो, डीप टिश्यू मसाज कर दो, उसके बाद अल्ट्रासोनिक करो, उसके बाद टेंस या आईएफटी लगाओ। ये पूरा सेशन जो है कम से कम 1 घंटे का देना है, शुरू के 3-4 दिन, ताकि पेशेंट को घर में कुछ ना करना पड़े। क्योंकि पेशेंट से एक्सपेक्ट ना करें कि वो घर में कुछ करने वाला है, क्योंकि इतनी पेनफुल कंडीशन में कोई नहीं कर पाता। अगर करेगा तो गलत ही करेगा, आपके काम को खराब करेगा। तो पेशेंट को बोलें कि जो कर सकते हैं बड़े इजीली करें। आप मलहम लगा लें, ऑइंटमेंट लगा लें 2 से 3 बार, हीटिंग कर लें 2 से 3 बार, राइट पास से राइट साइड में नहीं सोना है, और बाकी जो ट्रीटमेंट है ना वो यहाँ पे करवाओ, घर में ना करने के लिए बोले। 5-6 दिन के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, साइकोलॉजिकली मेंटली काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। उसको घर के लिए बता सकते हैं। घर के लिए क्या बता सकते हैं? सिंपल पेनफुल एक्सरसाइजेस, इसके 3-4 कंडीशंस हैं, उसमें बता दें। वॉल राइटिंग एक्सरसाइज बता दें विद इन द लिमिट ऑफ पेन। पेन को कभी भी क्रॉस नहीं करनी है। कभी भी उनको ये ना बोलें कि रबर बैंड के साथ में करें, क्योंकि रबर बैंड के साथ में जर्क आती है। रबर बैंड के साथ में जब करवाना हो ना तो खुद अपने सामने में करवाएं, पीछे से ना करवाएं, क्योंकि वो रबर बैंड के साथ में गलत एक्सरसाइज कर लेती हैं। क्योंकि रबर बैंड जो होती है ना वो राइट भी जाएगी, लेफ्ट भी जाएगी। आपको कितने एंगल पर पुल करना है और उसको रिलीज करना है ये आप जानते हैं, पेशेंट नहीं जानता। पेशेंट को बताओगे कि ये राइट एंगल पर यहाँ खींचना है, वो घर जाकर के मालूम क्या करेगा, यूं खींचेगा, जो गलत है, फिर से पेन बढ़ जाएगी उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेन को नहीं बढ़ने देना है इन एनी कॉस्ट। आपके कारण से पेन नहीं बढ़नी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के कारण से पेन नहीं बढ़ना चाहिए, वरना पेशेंट 2 दिन में ही भाग जाएगा, बोलेगा कि इसने पेन कम करने की बजाय बढ़ा दिया। और कभी ना बोले कि पेन बढ़ता है पहले फिर कमता है, ऐसा नहीं होता मेडिकल साइंस में कि पहले आपने बढ़ा दिया फिर कम हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करते अगर पेनफुल कंडीशन है तो। माइल्ड टू मॉडरेट एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन अगर उसके डॉक्टर ने बोला हुआ है तो लेनी चाहिए उससे। और मिनिमम 3 वीक्स तो लगते हैं, इसलिए किसी को ना बोले कि ये 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ये 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के बीच में ठीक होता है, इससे कम नहीं लगेगा अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो। अगर डायबिटिक है तो ज़्यादा भी लग सकता है, नॉन डायबिटिक है तो कम लग सकता है। साथ में पूरी प्रिकॉशन के साथ में एक्सरसाइज करें। अब जैसे ये केस है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि सबसे शोल्डर मूवमेंट चेक करते हैं। एक्टिव चेक करेंगे, पैसिव चेक करेंगे। पहले एक्टिव करवाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पेनफुल कंडीशन तो नहीं। तो आप दोनों हाथ को ऐसे करके ऊपर उठाओ। अब जैसे पेनफुल होगा तो यहीं से रोक देगा, ठीक है ना। अब हाथ को पीछे ले जाओ, तो इस तरह से बाजू पीछे नहीं जाती,
तो यहाँ भी पेशेंट बोलेगा हाथ को यूं करो, बाहर अंदर, है ना, ये मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होती है। नेक को यहाँ टच करने के लिए बोले तो यहाँ भी इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, दोनों हाथ को करें। जो साइड अफेक्टेड है ना उसको भी करवाएं, जो अफेक्टेड नहीं है उसको भी करवाएं। दोनों हाथ पीछे ले जाएं और हाथ में पुल करने के लिए बोलो। इससे पता चलेगा कि आपकी शोल्डर मूवमेंट के साथ में स्कैपुलर मूवमेंट कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद वापस आ जाओ, इधर करो, फिर शोल्डर श्रक करवाओ, शोल्डर मूवमेंट करवाओ, अप एंड डाउन। इसको श्रकिंग मूवमेंट बोलते हैं, इसको प्रोट्रैक्शन बोलते हैं, इसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। शोल्डर आगे ले जाए, पीछे ले जाए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जब होती है ना तो पेशेंट हमारे पास में शुरू के 5 दिन में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता कि भाई मेरे साथ में हो क्या है। डॉक्टर के पास में जाता है, पेन किलर देता है, पेन कम हो जाती है, इससे मास्किंग ऑफ पेन, उसका ट्रीटमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो उसने कुछ सावधानी से अच्छे से मूवमेंट कर लिया तो रिकवर कर जाएगा, नहीं तो रिकवर नहीं करता। आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है कि क्या क्या यहाँ पर हम इसके लिए हम कर सकते हैं। तो शोल्डर मूवमेंट जरूर चेक करनी चाहिए, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन ये सारी, और रोटेटरी मूवमेंट भी चेक करनी है, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। जो जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उस सारे मूवमेंट को रिलीज करना है। अब लेटो, पेशेंट को लेटा दिया हमने। सबसे पहले तो ग्लाइड देते हैं, जैसे राइट साइड का है, ठीक है ना, तो इस तरह से आप पेशेंट को होल्ड करोगे और हल्का सा ग्लाइड दोगे, ये ठीक है ना, बहुत मामूली सा ग्लाइड दोगे, इतना ही ग्लाइड दोगे कि पेशेंट को पेन ना हो, पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्लाइड के भी तरीके हैं, ग्लाइड के भी तरीके हैं, है ना। इसको कॉर्डल बोलते हैं, इसको सिफेलिक, कॉर्डल बोलते हैं, इसको सिफेलिक बोलते हैं, हेड की तरफ में और टेल की तरफ में। ये एंटीरियर पोस्टीरियर है और ये रोटेटरी मूवमेंट होता है। ये देना चाहिए विद इन द लिमिट ऑफ पेन, ज़्यादा पेन ना हो, ठीक है। इसमें एक बहुत ही फेवरेट मेरा जो है टेक्निक है कि जब पेन कम हो जाए और मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए तो मैकलन टेक्निक है। यूँ पकड़ते हैं, रिलैक्स, है ना, और यूँ हल्का हल्का वाइब्रेटरी देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं ताकि मूवमेंट यहाँ से रिलीज हो। लेकिन कभी कभार कुछ पेशेंट में सूट नहीं करता तो ना करें, ठीक है। साथ साथ में पेशेंट को डीप टिश्यू मसाज करनी है ना, तीनों डेल्टॉइड को, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, है ना। उसके ऊपर से सुप्रास्पाइनेटस को करनी है, इंफ्रास्पाइनेटस को करनी है, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर को भी, स्कैपुलर मूवमेंट को भी करनी है। और एक मूवमेंट, एक मसल्स है सबस्कैपुलरिस, उसको जरूर करना है। उसके लिए क्या करोगे, 90 डिग्री पर रखोगे, बाहर लानी है, अंदर ले जानी है। लेकिन ये फ्रोजन वाले शोल्डर में होता ही नहीं, उसका हाथ ना यहाँ टिका होता है, ये बाहर जाता ही नहीं। तो अब क्या करोगे, मसल्स ना हमेशा ग्रुप में होते हैं और एक मूवमेंट जो भी होती है ना, जैसे ये फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, तो इसको ये एगोनिस्ट बोलें तो इसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो जैसे एक्सटर्नल रोटेशन में ले गए, ये इंटरनल रोटेशन लाया। अभी हमने अचीव क्या करना है, बाजू को बाहर लाना है। इसका मतलब है हमने एक्सटर्नल रोटेशन वाले मसल्स को इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले पेशेंट को बोलो कि बाजू को अंदर लाओ। इंटरनल रोटेशन जब करेंगे ना तो सेम टाइम उसके अपोजिट साइड का ग्रुप एंटागोनिस्ट मसल्स में रिलीज होती है, वो रिलैक्स होता है। जैसे अंदर लो, अंदर लेकर आओ, हाथ को यहाँ होल्ड करनी है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है बाहर, बाहर की तरफ लाओ, तो धीरे धीरे रेंज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जोर नहीं लगानी है, जोर लगाने से चांसेस ऑफ टीयर, मैक्सिमम टाइम फिजियोथेरेपी से टीयर हो जाती है, सुप्रास्पाइनेटस टूट जाते हैं मसल्स, यहाँ से लिगामेंट, टेंडन, ये टूट जाते हैं। कुछ लिगामेंट्स में भी इंजरी हो जाती है शोल्डर की, तो ये शोल्डर आगे की तरफ चलाएगा, यूँ टाइट हो जाएगा, ये शोल्डर एलिवेट हो जाएगा। तो आपको स्कैपुला को ध्यान देना है, स्कैपुला को अपने लेवल पर ले जानी है, क्योंकि शोल्डर अगर ऊपर आई है ना, इसका मतलब ये स्कैपुला जो है ना, आपका जो चेस्ट मसल्स है ये टाइट हो गया है, क्योंकि हमेशा से पेशेंट बचाने की कोशिश करता है, यूँ रखता है ना ऐसे करके, तो ये सारे मसल टाइट हो जाते हैं। तो आपको फ्रंट मसल्स को भी ना, चेस्ट मसल्स को भी ना लूज करना है, चाहे वो पेक मेजर हो, पेक माइनर हो, है ना, इन दोनों मसल्स को ध्यान में रखना है, इन दोनों को करोगे, लूज करोगे। उसके लिए पेशेंट को घर के लिए बताओगे हीट थेरेपी, ऑइंटमेंट, आइस ही बता सकते हैं। कभी कभार इतनी ज़्यादा एक्यूट पेन होती है ना पेशेंट को, तो बोले कि जब बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन हो तो आप आइस लगाओ, आइस लगाओ 20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, और 10 मिनट से कम नहीं। इतने समय के लिए 15-16 मिनट के आसपास का आइस लगाने के लिए बोलो, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट को 2 चीज़ें इंस्ट्रक्शन जरूर देनी है कि जब भी करें वो तो एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करें। क्यों? उठकर बैठो। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आपकी पावर जुड़ी होती है, पेशेंट की पावर जुड़ी होती है।
जब एक्टिव स्टिचिंग करते हैं ना तो हायर सेंटर से, कॉर्टेक्स से पावर आती है मसल्स तक, जो उसको एक्टिवली मूव करने की कोशिश करता है। पैसिव हम करवाते हैं क्योंकि रिलैक्सेशन चाहिए और उसमें स्ट्रेच चाहिए, लेकिन पेशेंट पैसिव नहीं कर पाएगा खुद से, उसको एक्टिव या एक्टिव असिस्टेड ही बतानी है एक्सरसाइजेस सारी, और ओवर स्ट्रेचिंग नहीं बताना है, क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग बताने से वो पेशेंट अपने घर में इंजरी कर देगा और फिर से वो पेनफुल कंडीशन में आएगा, तो बोलेगा मैं तो इंप्रूव ही नहीं हो रहा। आप यहाँ पर ठीक कर दे रहे हो, वो घर जाकर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं, क्या क्या नहीं करवाने हैं। विगरस एक्सरसाइज नहीं करवाना है, पेशेंट को घर में बोलना है कि जो भी करोगे लिमिटेड करोगे, जो मैंने बताया वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। राइट साइड में अगर पेन है तो राइट साइड में नहीं सोओगे, अगर सोने में उसको दिक्कत आ रही है तो उसको बोलो कि अपना पोजीशन चेंज करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, गैप नहीं देगा। अगर हमने 15 दिन उसको बोला है, 20 दिन बोला है, तो 15 से 20 दिन उसको आना ही आना है अगर ठीक होना है तो। ये इम्पोर्टेंट है, इतने में पेशेंट ठीक हो जाएगा। कपिंग थेरेपी का यूज़ कर सकते हो, कपिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ड्राई निडलिंग नहीं यूज करें। ड्राई निडलिंग क्या ना, हमने इसकी पढ़ाई ही नहीं की कभी। हमने पढ़ाई की है, हम ग्रेजुएट हैं 5 साल बीपीटी में, हमने तो ड्राई निडलिंग एक दिन भी पढ़ाई नहीं की है। हम क्यों ऐसा काम करें जो हमें आता ही नहीं, जो हमने 5 साल पढ़ाई की इसमें तो एक्सपर्ट हो नहीं। तो ये ड्राई निडलिंग जो हमने 1 घंटे में सीखा है किसी से, इस पर बिलीव ना करें इतना। और ये ट्रीटमेंट जब भी दें, जैसे कपिंग है, दे दें, चार्ज ना करें। इसका अच्छा नहीं है कि हमने फिजियोथेरेपी के लिए भी चार्ज किया, कपिंग के लिए भी चार्ज किया। पेशेंट यहाँ से निकलते हुए डिस्कस कर रहा है कि हमने कपिंग के लिए भी चार्ज दिया, ड्राई निडलिंग भी चार्ज दिया। जो करता है उसको करने दें, क्योंकि उसी काम में एक्सपर्ट है। बी आर फिजियोथेरापिस्ट, हम फिजियोथेरेपी की तरह बिहेव करें और चार्ज भी फिजियोथेरेपिस्ट की करें। आप अगर फिजियोथेरेपी का चार्ज कर दो 2000 रुपये, 5000 रुपये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कपिंग के नाम पर या ड्राई निडलिंग के नाम पर पैसे ना लें किसी से, क्योंकि हम वो प्रोफेशनल नहीं है। कपिंग कहाँ पर, कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया में कपिंग का? कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ड्राई निडलिंग का कोई इंस्टीट्यूट जानते हो? कोई जानते हो इंस्टीट्यूट? फिर चलो, आज का टॉपिक इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।